हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनआईओएस की क्लास 12th की होम साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एथिक्स इन डेली लाइफ। तो ये चैप्टर जो है वो सिर्फ एनआईओएस से जो लोग 12th कर रहे हैं और होम साइंस लिया है उनके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं होम साइंस सब्जेक्ट से, या जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए होम साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी गई है जिसके थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एथिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या महत्व है, कितना महत्व है एथिक्स का हमारी वर्क लाइफ में भी, ये भी बताया गया है। हरिओम नाम का एक आदमी है जो कि एक ग्रॉसरी स्टोर स्टार्ट करता है। कहाँ पे? एक मिडिल क्लास कॉलोनी में। कॉलोनी नहीं नई है, और जिस वजह से वहाँ पे ये जो स्टोर है वो भी नया है और एक लौता स्टोर है। ठीक है, मतलब उस नई कॉलोनी में ये इकलौता ग्रॉसरी स्टोर है और कोई स्टोर यहाँ पे नहीं है। इस वजह से क्या होता है, हरिओम का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है, क्योंकि सारे कस्टमर इसी के पास आते थे जो भी उस कॉलोनी में रहते थे। तो हरी को जल्दी रियलाइज़ होता है कि अकेले उससे पूरा स्टोर नहीं संभाला जाएगा, वो सामान की डिलीवरी भी अकेले नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो एक लड़के को जिसका नाम रामू है उसको अपने यहाँ एज अ हेल्पर रख लेता है। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छे से चलता है। रामू क्या करता था, जाता था चीज़ों को डिलीवर करके आता था कस्टमर्स के पास। एक हफ्ता जब बीता, उसके बाद क्या हुआ कि रामू जो है वो डिले करने लगा, मतलब काम पे भी देर से आता, और अगर डिलीवरी लेके जाता तो वापस शॉप पे आने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता था। वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करता था। जब भी हरी को ज़रूरत होती थी रामू अवेलेबल नहीं होता था। तो हरी को बहुत बुरा लगा और उसने बहुत कोशिश की कि वो रामू को सुधारे, रामू को टाइम की वैल्यू बताए, रामू को काम पे ध्यान देने के लिए मोटिवेट करे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 4 मंथ्स बीत गए लेकिन रामू में कोई सुधार नहीं आया। आखिर में क्या हुआ कि रामू जो था वो अब और ज़्यादा लापरवाही करने लगा। वो अक्सर टी शॉप पे बैठ के चाय पीता था, लोगों से बात करता था, पिट्ठू खेलता था, जिसकी वजह से हरी को बहुत बुरा लगने लगा। अब उसने क्या किया, जब 6 महीने बीत गए तो हरी ने रामू को नौकरी से निकाल दिया और उसकी जगह पे किसी और को एज अ हेल्पर रख लिया। तो इस तरह से रामू को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और ऐसा केस आपने कई बार देखा होगा कि हमें जब जॉब मिल जाती है तो हम उसके लिए क्या होते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, हम अपना काम उतने अच्छे से नहीं करते। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने काम में उतने सिंसियर नहीं होते। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इज़ दिस केस फैमिलियर टू यू? हैव यू कम across such people in your life who are not sincere to their work? क्या आपने देखा है लोगों को जो अपने काम के लिए सिंसियर नहीं होते? और एक काम को अच्छे से करने के लिए सिंसियरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी अब आप सोचोगे, आपको समझ में आएगा। Why is the employer unhappy with his worker to the extent that it costs them their job? क्यों एम्प्लॉयर इतना ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं अपने वर्कर्स से कि वो वर्कर्स को जॉब से निकाल देते हैं? तो ये जो चैप्टर है ये आपको ये सारे क्वेश्चन के जवाब देगा। और इस चैप्टर का जो रेलिवेंस है सिर्फ आपके वर्क लाइफ के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके स्कूल लाइफ के लिए भी है और फैमिली लाइफ के लिए भी है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो ना, तभी भी एथिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म एथिक्स एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ एथिक्स इन डेली लाइफ एट वर्क एंड एट होम। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एथिक्स को डिफाइन कर पाओगे कि क्या होता है एथिक्स, क्या होता है एथिकल बिहेवियर, और उसके बाद आप नीड भी बता पाओगे कि एथिक्स क्यों ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में, वर्क लाइफ में और हमारे घर में, हमारी फैमिली लाइफ में। डिस्क्राइब सम एथिकल प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन लाइफ। इसके बाद जो एथिकल प्रॉब्लम आती हैं
उसको भी आप डिस्क्राइब कर पाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। लिस्ट सम ऑफ द फैक्टर्स दैट रेज द एथिकल स्टैंडर्ड इन लाइफ। आप उन फैक्टर्स को भी पढ़ पाओगे, मतलब लिस्ट बना पाओगे, उन कारकों को भी समझ पाओगे जो एथिकल स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे हमारी लाइफ और अच्छी बन जाती है। क्योंकि जितना एथिकल बिहेवियर आपके अंदर होएगा, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा स्मूथ होएगी, अच्छी चलेगी। डेवलप अ कोड ऑफ एथिक फॉर गुड लिविंग। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक कोड ऑफ एथिक भी डेवलप कर पाओगे कि क्यों एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक एथिकल बिहेवियर के अंदर आती हैं। किस बिहेवियर को मानोगे कि आप कि वो एथिकल है, एक स्टैंडर्ड समझ में आएगा ना कि हाँ, अगर ये बिहेवियर ऐसे हो रहा है तो ये एथिकल बिहेवियर है, अगर ये इस तरीके से हो रहा है तो ये अनएथिकल है। तो वहाँ पे आप एक कोड ऑफ एथिक्स भी डेवलप कर पाओगे अच्छी लिविंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है व्हाट आर एथिक्स। एथिक्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखो वो बताया गया है कि द वर्ड एथिक्स डील विथ मॉरल इश्यूज एंड विथ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। तो जो एथिक्स वर्ड है ना, ये मॉरल इश्यूज से डील करता है। वो ये बताता है एथिक्स कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा बिहेवियर अच्छा है, कौन सा खराब है। Ethics tell us about moral duties and obligations so that our behavior at work or at home is right, truthful and just. तो एथिक्स हमें ये समझाता है कि क्या हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जिनके थ्रू हम अपने वर्क लाइफ को और अपने घर को बैलेंस्ड कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं और उनके साथ न्याय कर सकते हैं, सच्चाई के साथ जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभा सकते हैं। एथिक्स आर अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर लीडिंग अ सेटिस्फैक्ट्री फैमिली लाइफ एंड बीइंग अ गुड वर्कर। तो यहाँ पे एथिक्स क्या है, यहाँ से देखो ये डेफिनेशन मिल जाती है हमको कि एथिक्स क्या है। ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और रूल्स है, मतलब रूल्स और स्टैंडर्ड्स का एक सेट बना दिया जाता है जो कि हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीना चाहता है, तो अगर वो एक अच्छा वर्कर बनना चाहता है तो। Therefore, you require a set of ethics at home as well as at your workplace. तो आपको एक सेट ऑफ एथिक्स की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत सारे एथिकल बिहेवियर होंगे जो आपके वर्क प्लेस पे भी ज़रूरी है और आपके होम में भी ज़रूरी है। यू कैन ऑब्जर्व द एथिकल बिहेवियर थ्रू द फॉलोइंग हैबिट्स। अगर किसी पर्सन के अंदर ये सारी हैबिट्स हैं तो आप कह सकते हो कि उनका बिहेवियर कैसा है, एथिकल है। और अगर नहीं है तो आप कह सकते हो कि उनका बिहेवियर एथिकल नहीं है, बल्कि क्या है, अनएथिकल है। तो देखो क्या पहला बिहेवियर होना चाहिए, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। अगर इंसान सिंसियर है, ऑनेस्ट है, तो पक्का ये एक एथिकल बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर है। ट्रूथफुलनेस, सच्चा है अगर इंसान। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स, अगर इंसान खुद की और दूसरों की दोनों की रिस्पेक्ट करता है तो वो बिहेवियर कैसा है, एथिकल बिहेवियर है। अगर वो टाइम की रिस्पेक्ट करता है, वर्क की करता है, हमारे इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट अगर हम करते हैं तो हम इसको एथिकल बिहेवियर में काउंट करेंगे। इन सब डोमेस्टिक लाइफ में एथिक्स तो ये हो गए, मतलब यहाँ पे जो ऊपर एथिक्स दिए गए हैं, एथिकल बिहेवियर दिए गए हैं, ये डोमेस्टिक लाइफ में ज़रूरी हैं। लेकिन जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं ना तो थोड़े से जो एथिक्स हैं ना वो स्पेसिफाई हो जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक एथिक्स हमको लाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एथिक्स होते हैं वर्क लाइफ में। वो कौन कौन से होते हैं, ऊपर वाले तो होंगे ही, इनके अलावा ये वाले एथिक्स भी होंगे। कौन कौन से, पहला है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। भाई तुम वर्क पे जा रहे हो तो रेगुलर तुमको होना पड़ेगा और टाइम से जाना पड़ेगा, ये नहीं कि लेट पहुँचे। और इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कोई चीज़ सीक्रेट है तो आप उसको क्या करोगे, सीक्रेट ही रखोगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोई उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो आप उसको क्या करोगे, अपने पास ही सीक्रेट रखोगे। कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ आप किसी दूसरे से शेयर नहीं करोगे। तो ये गुण होना चाहिए। लॉयल्टी भी होनी चाहिए अगर कोई वर्कर है तो उसके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ कलीग्स एंड क्लाइंट्स। जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना भी एथिकल बिहेवियर होता है आपके वर्क प्लेस पे। विलिंगनेस टू लर्न एंड टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए कि आप नई नई चीज़ों को सीखो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लो। कुछ लोग क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं, चीज़ों को सीखने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो अपने पुराने बिहेवियर को जल्दी चेंज नहीं कर पाते। जबकि ये चीज़ होनी चाहिए कि हम क्या करें, नई चीज़ें सीखें, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें,
जब हम लेंगे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तभी तो हमारे अंदर नई नई स्किल्स आएंगी। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक है हमारा नीड फॉर एथिक्स। अब हमने ये तो जान लिया कि एथिक्स क्या होता है, कौन कौन से बिहेवियर हैं जो कि एथिकल बिहेवियर हैं। अब हम समझेंगे कि क्यों ज़रूरत है एथिक्स की, क्या अगर एथिक्स नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाएंगी। देखो, कोई भी वर्क सिचुएशन हो, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? वर्क, वर्कर एंड वर्क प्लेस। कोई भी वर्क प्लेस हो, सॉरी, कोई भी वर्क सिचुएशन हो, घर हो या ऑफिस हो, वहाँ पे वर्क भी होता है, वर्कर भी होता है और वर्क प्लेस भी होता है, तभी तो वो सिचुएशन वर्क सिचुएशन कहलाएगी। वर्क क्या होता है? जो टास्क किया जाना है उसको वर्क कहोगे। वर्कर कौन होता है? जो टास्क को परफॉर्म करता है वो वर्कर होता है। और वर्क प्लेस क्या होती है? जहाँ पे टास्क किया जाना है, जहाँ पे सारे टूल्स और इक्विपमेंट हैं उस टास्क से रिलेटेड। स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद रखोगे, तो ये होता है वर्क प्लेस। ठीक है, तो आपको पता है कि ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, वर्क, वर्कर, वर्क प्लेस, ये तीनों क्या हैं? इंटर रिलेटेड हैं और डिपेंडेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन है? वर्कर है। क्यों? क्योंकि वर्कर ही है जो कि वर्क को अच्छे से करेगा, वर्क स्पेस को भी अच्छे से वो मैनेज करेगा। वर्कर ही है जो काम को अच्छा से अच्छा बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो वर्कर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी वर्क सिचुएशन में? क्योंकि ओनली द वर्कर हैज़ द एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज, लर्न एंड मैनिपुलेट। सिर्फ वर्कर के पास ही एबिलिटी होती है कि वो सोच सकता है, चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, लर्न कर सकता है और चीज़ों को अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। अ वर्कर कैन एक्वायर द आर्ट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड द अदर वर्कर्स। तो एक वर्कर जो है ना, उसके अंदर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की आर्ट होती है। वो चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, वो वर्क को मैनेज करना चाहता है, वो वर्क प्लेस को मैनेज करना जानता है। साथ ही साथ वो अपने साथ जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना जानता है। A worker can also be disloyal, lazy, a bad manager of the workplace and thus ruin the business. अब वर्कर में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं ना। कुछ वर्कर्स डिसलॉयल भी हो सकते हैं, आलसी भी हो सकते हैं, ख़राब मैनेजर भी हो सकते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं? पूरे बिजनेस को एकदम ख़राब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, रामू और हरी की स्टोरी अभी हमने पढ़ी तो वो इसी बात का एग्जाम्पल था। रामू कैसा वर्कर था? एक डिसलॉयल नहीं कह सकते, लेज़ी कह सकते हो। लेज़ी वर्कर था जिसकी वजह से वो क्या था? वो सारे बिजनेस को ख़राब करने पे तुला हुआ था और समय रहते जो उसका एम्प्लॉयर था, मालिक था, उसने उसको निकाल दिया। Thus, for the successful achievement of our goal and objectives, efficient utilization of our resources, and to maintain discipline at work and at home, we need to develop and adopt certain work ethics. तो अगर हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज को अगर हम वेस्ट करेंगे ना, तो हम कभी भी अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमें वर्क एथिक्स को भी डेवलप करने की ज़रूरत है और उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, वर्क एथिक्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। These work ethics help us to do a task to the best of our ability in fair, just and impartial way. तो जो ये वर्क एथिक्स है ना, ये हमको हेल्प करते हैं कि हम एकदम अच्छे से किसी काम को कर पाएँ, काम के साथ हम पूरा न्याय करें, कोई भी पार्शियलिटी हम ना करें अपने काम के साथ। They encourage us to develop and maintain a cordial work environment where all the people can enjoy each other's support and confidence. तो जो वर्क एथिक्स है ना, ये हमको इनकरेज करते हैं कि हम क्या करें, एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहता हो और सबके, हर वर्कर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। अगर किसी के अंदर कोई कमी भी है तो वो उसको सुधार सके, ठीक है, वो स्किल्स को अपने और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, जिससे वर्क इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा और वर्कर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वर्क एथिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एथिकल प्रॉब्लम्स इन फैमिली लाइफ एंड एट वर्क। कौन कौन सी एथिकल प्रॉब्लम्स है जो कि देखने को मिलती है वर्क प्लेस पे भी और फैमिली लाइफ में भी। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वर्कर में होती हैं, जो देखी जाती हैं आपके जनरली वर्क प्लेस पे भी और घर में भी, कि वर्कर के अंदर ये प्रॉब्लम होती है।
तो अगर वर्कर तुम्हारे इर्रेगुलर हैं और उनके अंदर लैक ऑफ पंक्चुअलिटी है तो फिर क्या होगा, वो वर्क प्लेस के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये एक एथिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनएथिकल बिहेवियर है ना, तो ये एथिकल प्रॉब्लम कहलाएगा। दूसरा एथिकल प्रॉब्लम क्या है? रूड एंड इम्पोलाइट। कुछ वर्कर्स आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट होते हैं। उनसे कुछ भी पूछो गुस्से में रिप्लाई करते हैं। जैसे अगर आप कभी बैंक में गए हो, पोस्ट ऑफिस में गए हो, तो वहाँ पे जो भी क्लर्क होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। वो आपका काम नहीं करते, ठीक है। वो आपसे कहते हैं ठीक है आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना। काफ़ी गुस्से में बात करते हैं। हैव इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स। अगर वर्कर के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो भी ये एक एथिकल प्रॉब्लम है। वेस्ट रिसोर्सेज। अगर वर्कर्स रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं तो भी ये एथिकल प्रॉब्लम है। डिसरिगार्ड्स रूल एंड रेगुलेशंस। अगर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अगर वर्कर्स उसको डिसरिगार्ड करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, तो भी ये एथिकल प्रॉब्लम है। डिसरिस्पेक्ट द टास्क एट हैंड। जो भी आपको टास्क दिया जाता है आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप अपने जॉब से प्यार नहीं करते, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो भी ये एथिकल प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ वर्कर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसलॉयल होते हैं, तो ये भी एथिकल प्रॉब्लम है। तो अब इन सब प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला क्या था? इरेगुलरिटी एंड लैक ऑफ पंक्चुअलिटी। देखो, इरेगुलरिटी का मतलब मैंने बताया ना कि आप रेगुलर नहीं हो अपने वर्क पे। आप कभी जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, कभी छुट्टी मार ले रहे हो, कभी एब्सेंट हो जा रहे हो। और पंक्चुअलिटी की कमी क्या है कि अगर आप टाइम से अपने वर्क पे नहीं पहुंचते, आपको 10 बजे पहुंचना है अपने वर्क पे, आप पहुंच रहे हो 11 बजे, और आपको निकलना है 5 बजे और आप पहले ही निकल जा रहे हो, 4 ही बजे भाग जा रहे हो अपना काम छोड़ के, तो ये क्या है? ये सब आपको कहा जा सकता है कि आपके अंदर पंक्चुअलिटी की कमी है। Irregularity and lack of punctuality are problem which you encounter frequently in any work situation. आप किसी भी वर्क सिचुएशन में ऐसी प्रॉब्लम देख सकते हो। आप अपने घर पे भी देख सकते हो। कुछ मदर्स क्या होती हैं, कुछ वुमेन क्या होती हैं, बहुत लेट सो के उठती हैं और जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे नहीं भेज पाती, और फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम पे खाना नहीं दे पाती, जिसकी वजह से पूरा जो फैमिली का रूटीन है वो क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। और कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एब्सेंट होते हैं अपने वर्क से, और अगर वो गए भी हैं अपने वर्क पे तो जहाँ पे उनका बैठने का प्लेस होगा, जो उनकी सीट होगी, उस पर वो नहीं पाए जाते हैं, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि सम वर्कर्स आर नेवर फाउंड एट देयर सीट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर्स है उसमें जो है वर्कर क्या होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। यू मे हैव विटनेस्ड the inconvenience caused to the public wanting to pay bill when counter clerk are either late or not found at their seats in bank, post office and telephone and electric offices. तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपना बिल पे करने जाते हो, चाहे आप बैंक में जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो, टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जा रहे हो, आप देखोगे कि वहाँ पे जो क्लर्क होता है ना वो अब्सेंट होता है, वो अपनी चेयर पे नहीं होता, जिसकी वजह से नॉर्मल पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सारे कुछ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हैं जो कि क्या करते हैं, पूरे वर्क इन्वायरमेंट को स्पॉइल कर देते हैं और एक बुरा एग्जाम्पल साबित होते हैं। नॉर्मल पब्लिक को भी प्रॉब्लम होती है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज क्या होने लगती है? डाउन होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप अपनी स्टडी में रेगुलर हो, और अगर आप अपनी स्टडी में रेगुलर नहीं हो, आप टाइम पे अपने लेसन्स कंप्लीट नहीं करते हो, तो फिर आपके एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप अनहैप्पी होगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है रूड एंड इम्पोलाइट बिहेवियर। कुछ वर्कर्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, वो अच्छे से किसी से बात नहीं करते। समटाइम्स सर्टन फैमिली मेम्बर्स आर इन द हैबिट ऑफ बीइंग रूड एंड एग्रेसिव। कभी कभी कुछ फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रूड और गुस्सैल होते हैं, बात बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। नॉट ओनली डज दिस डिस्ट्रॉय द पीसफुल एटमॉस्फेयर एट होम बट ऑल्सो क्रिएट अ बैड नेम फॉर द फैमिली। तो ऐसा जो बिहेवियर है, जो इम्पोलाइट या रूड बिहेवियर है, ये फैमिली के इन्वायरमेंट को तो ख़राब करता ही है, साथ ही साथ फैमिली का नाम भी ख़राब करता है। हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन द क्लर्क एट एन ऑफिस काउंटर डज नॉट लिसन to your request carefully, telling you that he is busy and ask you to come later?
अगर आपको क्या कैसा लगेगा जब अगर एक क्लर्क है, जो आप अगर बिल पे करने जा रहे हो या किसी काम से बैंक में जा रहे हो, और जो वहाँ पे क्लर्क है वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, आपकी रिक्वेस्ट को अच्छे से सुन नहीं रहा, और आपसे कह दे कि मैं बिज़ी हूँ, कल आना, तो आपको कैसा लगेगा? Would you like to associate with a colleague in your office who refuses to uh, do her part of work, talks rudely, misbehaves with other colleagues, and is always in an aggressive mood? क्या आपको ऑफिस में ऐसा कलीग अच्छा लगेगा जो अच्छे से काम नहीं करता, बहुत ही रूडली बात करता है, अपने कलीग्स के साथ मिसबिहेव करता है, या जिसका मूड बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है? नहीं, किसी को भी ऐसा कलीग अच्छा नहीं लगेगा। रूड एंड impolite behavior of staff can be quite disturbing and embarrassing for an organization। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऐसा स्टाफ बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को एकदम डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसा स्टाफ किसी को नहीं चाहिए होता है जो कि रूड हो, इम्पोलाइट हो। तीसरा है इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल। अगर वर्कर के पास अच्छी प्रॉपर एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो किसी काम को कैसे कर पाएगा? मैनी पीपल प्रोजेक्ट दैट दे हैव स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज टू इम्प्रेस अदर्स एंड इन्हेंस देयर जॉब प्रॉस्पेक्ट। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास ना स्पेशल स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, जिससे वो दूसरे को क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं और अपने जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं, अपनी मतलब अपने क्रेडिट्स में कुछ क्रेडिट ऐड कर लेते हैं। Suppose you have access to a computer but do not know how to operate it, yet you insist on operating it. Who would be responsible if it gets spoiled? तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सपोज करो कि आपके पास एक कंप्यूटर है और आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे कहा जा रहा है, आपकी कंपनी आपसे कह रही है कि इसको ऑपरेट करो, इस पे काम करो, और आपने जो काम उस कंप्यूटर पे किया वो काम खराब हो गया, तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिस भी काम को आप कर रहे हो उसकी। तो आपके पास अगर आप कह रहे हो कि आपको कंप्यूटर चलाना आ रहा है, तो आपको सच में उसको आना चाहिए। और बहुत सारे लोग आपने देखा है ना कि कितने डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हमारे पास ये डिग्री है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट्स को अच्छे से ठीक नहीं कर पाते, वो बीमारी के बारे में कुछ नहीं जान रहे होते हैं, और क्या होता है इसका रिजल्ट? वो पेशेंट्स की लाइफ को खतरे में डाल देते हैं। ऑफन पीपल क्लेम टू बी इलेक्ट्रीशियंस विदाउट एनी नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और मशीन्स एंड कॉज हैवी लॉसेस। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, लेकिन उनको इलेक्ट्रिसिटी और मशीन्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर देते हैं। नोइंग योर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने जॉब को जानना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वन शुड नॉट ओनली बी स्किल्ड एट वंस जॉब बट also be ready to learn more about it and update one's knowledge and skills for time to time। तो सिर्फ अपनी जॉब को अच्छे से करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, नई नई चीज़ों को सीखना भी इम्पॉर्टेंट है, अपनी जो स्किल्स हैं उसको टाइम के साथ अपडेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। inadequate knowledge about nutrition, home appliances, medicines and cleaning agents can sometimes cause serious mishap at home। घर पर भी अगर आपके पास न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, घर पे जो सामान है उनको चलाना आपको अच्छे से नहीं आता, आपको क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप फिर घर पे सब कुछ क्या कर दोगे, ख़राब कर दोगे, क्योंकि आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। फर्दर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मेजर्स कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। और अगर आपके पास सेफ्टी मेजर्स के बारे में जानकारी नहीं है, फर्स्ट एड के बारे में जानकारी नहीं है, तभी भी ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एड की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको सेफ्टी से करना है। For example, you may get an electric shock while handling a plug with exposed wiring if you are not aware of the potential hazard of doing such a task। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जिसको आप यूज़ कर रहे हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और उसका जो वायर है वो कटा हुआ है, आपने प्लग लगाया और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप ये वायर लगाओगे, ये प्लग लगाओगे तो आपको क्या हो सकता है।
तो आपको जानना पड़ेगा अपने जो भी सामान हैं घर पे उनके बारे में। आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर सामान ख़राब है तो उसका क्या असर हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गुड न्यूट्रिशन, और अगर इसी तरह आपके पास गुड न्यूट्रिशन की अच्छी नॉलेज नहीं है, बैलेंस डाइट की अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आप जो सेवरल डिजीज़ेज़ हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं, उनमें अच्छा काम नहीं कर पाओगे और भी ज़्यादा डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अगर किसी को गॉइटर है फैमिली में और उसको क्या देना है, उसको ये गॉइटर कैसी डिजीज़ है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है ना, तो आपको उसको आयोडीन ज़्यादा देना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो फिर इससे क्या होगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसी तरह यहाँ पे बच्चों के लिए बताया गया है कि अगर आप अपने लेसन को अच्छे से याद करते हो, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करते हो, तो फिर ये हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में। इसके बाद जो फोर्थ एथिकल प्रॉब्लम है वो है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और आपने पढ़ा है ऑलरेडी, आप जानते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। सम होम मेकर्स आर इन हैबिट ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग एंड देयर बाय वेस्टिंग अ लॉट ऑफ कुक्ड फूड। बहुत सारे होम मेकर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा खाना बना देती हैं और फूड क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। समटाइम्स ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज रॉ इंग्रेडिएंट्स गेट स्पॉइल्ड एंड हैव टू बी थ्रोन। और कभी कभी अच्छा अगर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तो जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उनको फिर फेंकना पड़ता है। सम पीपल टेक लार्ज सर्विंग ऑन देयर प्लेट्स एंड लीव अनईटन फूड व्हेन दे आर नॉट एबल टू ईट इट। कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में ले लेते हैं, फिर वो उसको खा नहीं पाते और उसको फेंक देते हैं, तो ये भी तो वेस्टेज ही हुआ ना। मेकिंग अनप्लान्ड एंड a frequent trip to the market without preparing a shopping list leads to a wastage of your time and energy and fuel if you go by a vehicle। तो अगर आप मार्केट जा रहे हो और आपने कोई भी प्लान नहीं किया है, कोई भी शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाई है, तो फिर क्या होएगा, आपकी टाइम एनर्जी तो जाएगी ही जाएगी, और अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हो तो आपका फ्यूल भी खर्च होगा। तो इसी वजह से एक बार प्लानिंग करके जो है लिस्ट बना के जाओ मार्केट। लाइट्स एंड फैंस आर लेफ्ट रनिंग विदाउट एनीबडी यूजिंग देम आर अ कॉमन साइट इन मैनी ऑफिसेस। और होम्स में भी ऐसा देखने को मिलता है कि लोग लाइट और फैन चला के छोड़ देते हैं, तो ये भी क्या है, वेस्टेज ही तो है। आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी बीइंग मिसयूज्ड एंड थ्रोन अराउंड आर ऑल्सो अ कॉमन साइट। और अक्सर देखा गया है कि जो ऑफिस स्टेशनरी होती है उसको मिसयूज़ किया जाता है, पेजेस को, स्टेशनरी को इधर उधर फेंका जाता है। मिसयूज़ ऑफ ऑफिस टेलीफोन्स एंड व्हीकल्स फॉर पर्सनल वर्क इज़ अ कॉमन ऑकरेंस। उसके अलावा टेलीफोन्स जो होते हैं ऑफिस के, जो कि मिले होते हैं वर्कर्स को ऑफिस के यूज़ के लिए, वो उस टेलीफोन को भी मिसयूज़ करते हैं। और कभी कभी वर्कर्स को व्हीकल वगैरह भी मिले होते हैं, उसको भी वो लोग क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। यू मे हैव also noticed that people do not close taps after drinking water। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि टैप्स को भी पानी को यूज़ करने के बाद अच्छे से बंद नहीं करते। तो ये सब क्या है, ये सब रिसोर्स को वेस्ट करना ही तो है। इसके बाद पांचवा जो हमारा एथिकल प्रॉब्लम है वो है डिसरिगार्ड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशन को डिसरिगार्ड करना, नहीं मानना। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स के कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, मतलब अगर दो बच्चे हैं तो हो सकता है पेरेंट्स को एक बच्चा ज़्यादा पसंद हो, वो उनका ज़्यादा फेवरेट हो। हैव यू नोटिस्ड अ डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डॉटर एंड अ डॉटर इन लॉ इन सम फैमिलीज़। क्या आपने बहू और बेटी में भेदभाव होते देखा है कुछ फैमिलीज़ में? हाँ, देखा होगा। अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा सुनने को मिलता है। इन सर्टन सिचुएशन मेंटली एंड फिजिकली challenged individuals are discriminated against normal ones both at home and outside। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल होते हैं उनको क्या किया जाता है, नॉर्मल लोगों से अलग समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, घर पे भी और घर के बाहर भी। Some people consider disregard for family norms and culture as signs of modernity। मॉडर्निटी के चक्कर में, मॉडर्निटी दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, फैमिली की नॉर्म्स को, कल्चर को डिसरिगार्ड करते हैं। कैन यू गिव सम
मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आप इसके लिए कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? In many work situation, one finds that the rules and regulations laid down for maintaining discipline, good employee relationship and team spirit are disregarded. देखो, बहुत सारी वर्क प्लेसेस पे, वर्क सिचुएशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा देखा जाता है कि रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉय में रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए, टीम स्पिरिट को अच्छा करने के लिए, वो सारे रूल और रेगुलेशंस को क्या कर दिया जाता है? डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, उनको नहीं माना जाता. दिस इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड व्हेन प्रमोशन आर गिवन आउट ऑफ टर्न और द मैनेजमेंट शो फेवरेटिज्म. अब देखो, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रमोशन जिसको मिलना रहता है, जो डिज़र्व करता है प्रमोशन, उसको प्रमोशन नहीं मिलता, बल्कि उसको मिल जाता है जो कि मैनेजर का फेवरेट होता है. ठीक है. इन सम वर्क प्लेस यू मे फाइंड दैट पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, सेक्स और फिजिकल हैंडीकैप. कहीं वर्क प्लेस पे आपने ये भी देखा होगा कि हमारी कास्ट की वजह से, जेंडर की वजह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. जो लोग फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है. इन मैनी केसेस वुमेन एंड चिल्ड्रन आर पेड लेस देन मैन फॉर सेम जॉब. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सेम काम करने के लिए वुमेन को कम पैसा मिलता है, बच्चों को कम पैसा मिलता है और आदमी लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है. एम्प्लॉइंग children in hazardous industries like manufacturing of firecrackers, chalk, etc., despite strict government regulation is also unethical. इसके अलावा आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चों से अभी भी लोग काम कराते हैं. गवर्नमेंट का एकदम रूल है कि बच्चों से ऐसा काम नहीं कराना है. मतलब जो भी हजार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं बच्चों के लिए जो नुकसानदेह इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फायर क्रैकर वाली इंडस्ट्री हो गई, चौक बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, तो इनमें बच्चों से काम नहीं कराना है. क्यों? क्योंकि इससे बच्चों को खतरा हो सकता है. और गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है कि इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बच्चों से काम नहीं लेना है. लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनएथिकल है. Some students do not complete their assignments themselves and get them done by others or copy other students' work. कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो अपने असाइनमेंट को खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं या कॉपी कर लेते हैं दूसरों के वर्क को. बिसाइड दिस यू मे हैव ऑब्जर्व्ड सम पीपल चीटिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि रूल्स है कि चीटिंग नहीं करनी है. तो अगर आप एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? रूल्स और रेगुलेशन को डिसरिगार्ड ही तो कर रहे हो. This is against the rule and procedures laid down by the examining body and therefore not ethical. तो एग्ज़ाम में चीटिंग करना वो क्या है? वो जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनके खिलाफ है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल है. डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफन लीड्स टू सीरियस सिचुएशन एट होम एंड इन वर्क प्लेस. अगर आप बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ते हो, उनको नहीं मानते हो, तो इससे सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है घर में भी और वर्क प्लेस पे भी. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एथिकल प्रॉब्लम है वो है डिसरिस्पेक्ट फॉर द जॉब. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अपनी जॉब से प्यार नहीं करते, अपनी जॉब को डिसरिस्पेक्ट करते हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे यार मैं तो खाली हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो कोई काम नहीं करती. कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो खाली सिंपल क्लर्क हूँ, मेरी जॉब अच्छी नहीं है. मतलब जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको अच्छे से करोगे कैसे? हैव यू कम अक्रॉस पीपल हु फील अशेम्ड अबाउट द जॉब दे आर डूइंग एंड टॉक लाइक दिस? आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे लोगों को जो अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं वो जॉब करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरी में उनको करना पड़ता है. यू मस्ट हैव वंडर्ड वाई दे फील अशेम्ड. और आपने ये भी सोचा होगा कि अरे इतनी अच्छी जॉब तो है, क्यों शर्म आ रही है इनको? देखो क्या है कि हमारी सोसाइटी में कुछ जॉब जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं और कुछ कम रिस्पेक्टेबल हैं. एज अ रिजल्ट मैनी पीपल डिस्पाइट इंजॉइंग देयर वर्क डू नॉट वांट टू टेल अदर्स अबाउट इट फॉर द फियर ऑफ बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन.
तो इसी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने काम को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते और उसके बारे में किसी को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। अ हाउसवाइफ्स कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ होम इज़ नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट बाय हर फैमिली एंड द सोसाइटी इन जनरल। देखो जनरली क्या होता है, हाउस वाइफ के कंट्रीब्यूशन को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, सोसाइटी उसको कुछ नहीं समझती कि हाउस वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है किसी भी घर को चलाने में। लेट्स टेक another example, a man selling drinking water on the roadside should feel proud of doing so। देखो अगर कोई व्यक्ति पानी बेच रहा है, ड्रिंकिंग वाटर बेच रहा है रोड के किनारे पे, तो उसको इसके लिए प्राउड फील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों की प्यास बुझा रहा है। सिमिलरली द पासर बाय मस्ट नॉट फील दैट सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर ऑन द रोड साइड इज़ अ जॉब टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। और जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि रोड पे पानी बेचना ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसके लिए किसी को जिसके लिए किसी को नीची नज़रों से देखा जाए। एज अ स्टूडेंट ऑफ होम साइंस यू शुड रिस्पेक्ट योर कोर्स एज इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड करियर ओरिएंटेड। तो कभी कभी बच्चे पता है होम साइंस लेके भी सोचते हैं यार होम साइंस क्यों ले लिया। होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसको बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आपको पहले इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को भी डिसरिस्पेक्ट करना बंद करना होगा, आपको इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है और प्रैक्टिकल है और करियर ओरिएंटेड है। आपको इसमें अच्छा करियर बनाने का मौका मिलेगा। यू मस्ट हैव रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्टडिंग होम साइंस इन द फर्स्ट लेसन ऑफ योर कोर्स। तो पहले लेसन में ही, आपके कोर्स का जो पहला लेसन है ना, उसमें ही आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आप उसमें करियर कभी नहीं बना पाओगे। तो पहले वैल्यू करना सीखो, उसको अच्छी नज़रों से देखो, उसको रिस्पेक्ट करो। इसके बाद नेक्स्ट जो एथिकल प्रॉब्लम है वो है डिसलॉयल्टी। आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने काम के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए लॉयल नहीं होते। देखो अगर आप अपने फैमिली के सीक्रेट को बाहर पब्लिक में किसी को बता रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी फैमिली के लिए लॉयल नहीं हो। इसके अलावा अगर आप किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई रूल्स को, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ को बाहर किसी से बता रहे हो, तभी भी आप डिसलॉयल बोले जाओगे। टेकिंग अवे कॉमन फंड्स एंड सेटिंग अप समथिंग फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट इज़ येट एन अनदर वे ऑफ बीइंग डिसलॉयल टू वंस फैमिली। देखो अगर आपने फैमिली का जो कॉमन फंड है उसको ले लिया और उसको अपने फ़ायदे में लगा लिया, तो भी ये डिसलॉयल होना ही है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो कॉमन पैसा था, वो सबका पैसा था, सबका उस पर हक था, और जो भी उससे फ़ायदा मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए। इन ऑफिसेस सम स्टाफ मेंबर्स इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट आर हार्मफुल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्टाफ भी होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर इंस्टेंस, a chemical engineer may quietly sell the secret formula of a new product to a rival company for some quick extra money। तो जैसे मान लो अगर किसी केमिकल इंजीनियर ने कोई सीक्रेट फॉर्मूला दूसरी अपनी कंपनी की राइवल कंपनी को बेच दिया कुछ पैसों के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? डिसलॉयल्टी ही तो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी आपकी कंपनी की राइवल थी, आपकी कॉम्पिटिटर थी, उसको आपने फॉर्मूला दे दिया, इसका मतलब आपकी कंपनी तो एकदम हार जाएगी उस कंपनी के सामने। अ करप्ट यूनियन लीडर में कॉल फॉर अ स्ट्राइक ऑफ मील वर्कर्स देयर बाय स्टॉपिंग प्रोडक्शन एट द मील लीडिंग टू हैवी लॉसेस। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो यूनियन लीडर्स होते हैं वो इतने करप्ट हो जाते हैं कि वो मील वर्कर्स को स्ट्राइक पे भेज देते हैं, वो काम को एकदम बंद करवा देते हैं, जिससे कंपनी को क्या होता है, जिससे मील को क्या होता है, बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो करप्ट लोग होते हैं वो घूस लेके कुछ काम को जल्दी कर देते हैं, इलीगल काम को भी वो लोग कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है, गलत होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़राब होता है और आजकल देखा जा रहा है। चीटिंग वंस एम्प्लॉयर एंड वर्किंग फॉर समवन एल्स वाइल बीइंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनदर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिसलॉयल्टी। अगर आप किसी एक
ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करने लगो सीक्रेटली, आपके एम्प्लॉयर को नहीं पता है, आपके मालिक को नहीं पता है कि आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर रखा है, तो ये भी डिसलॉयल्टी ही होता है। आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि हाँ, आपने क्या किया है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करके रखा है, या फिर आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो अपने एम्प्लॉयर को बतानी पड़ेगी। इस तरह बातें छुपाना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के या अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देना भी डिसलॉयल्टी होता है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स ये क्या चीज़ है? मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन कैन बी ओवरकम। देखो, जो अभी प्रॉब्लम्स बताई गई ना, उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है। अ लिस्ट ऑफ clearly stated rules, standards and principle to guide our behavior at home and in public is called a code of ethics। तो ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ये रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं कि हमको कैसा बिहेवियर करना है, कैसा नहीं करना है, चाहे हम घर पे हों या किसी वर्क प्लेस पे हों। अ कोड ऑफ एथिक्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये जो भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग भी हो सकते हैं, इनके म्यूचुअल अग्रीमेंट पे ही ये कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि सबको फॉलो करने हैं। इनको फॉलो करोगे तभी आपका बिहेवियर अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कुछ कोड ऑफ एथिक्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि कैसे आप घर पे और वर्क प्लेस पे अच्छे से काम कर सकते हो। तो पहला जो कोड ऑफ एथिक है वो है बी रेगुलर एंड पंचुअल एट योर वर्क एट होम, एंड एट होम। तो अपने घर पे और अपने वर्क प्लेस पे आप रेगुलर रहो और पंचुअल रहो पहले तो, तभी आप माना जाएगा कि आप क्या हो, अच्छे वर्कर हो, या घर पे भी आप अच्छे होम मेकर हो। डू द टास्क असाइन टू यू। जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से करो। बी पोलाइट, पेशेंट, कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल। तो पोलाइट रहो, पेशेंस रखो और दूसरों को रिस्पेक्ट दो, कर्टसी दिखाओ। एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू डू द टास्क असाइन टू यू। तो जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसके लिए जो भी ज़रूरी नॉलेज है, स्किल है, उसको सीखो। बी प्रिपेयर टू लर्न मोर एंड अपडेट योर सेल्फ। जो चीज़ें हैं सीखने वाली, उनको सीखने के लिए तैयार हो रहो और अपने आप को अपडेट करो, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपडेट करो। फाइंड मोर एंड मोर एफिशिएंट वेज ऑफ गेटिंग योर वर्क डन। अपने काम को करने के अच्छे से अच्छे तरीके ढूंढो कि कैसे आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैनेज एंड अप्लाई योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करो और उनको अच्छे से अप्लाई करो, उनको वेस्ट मत करो। Follow the rules, policies and procedures of your work strictly and uniformly। देखो, आपके वर्क के जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करो और एक तरीके से फॉलो करो। मतलब सबके लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ही रूल होना चाहिए और उसको सबको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट इंडल्ज इन फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन वाइल डूइंग योर ड्यूटी। ट्रीट एवरीवन इक्वली। कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना लाओ। कोई भी अगर आपका फेवरेट एम्प्लॉयर है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मत दो। आप देखो कि कौन डिज़र्व करता है, जो डिज़र्विंग है उसको फ़ायदा दो। उसको प्रमोशन अगर मिल रहा है तो जो डिज़र्विंग है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान रखो और हर किसी को इक्वली ट्रीट करो। हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। और हर तरह के काम को रिस्पेक्ट दो, कोई भी काम छोटा बड़ा न समझो। डू नॉट एक्सेप्ट फेवर्स दैट मे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्क। तो ऐसे फेवर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो। चाहे कोई भी आपको वो फेवर्स दे रहा हो, उसको एक्सेप्ट मत करो अगर वो आपकी परफॉर्मेंस को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है तो। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़राब है तो। बी लॉयल टू योर वर्क एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू विच यू बिलोंग। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, उसके लिए लॉयल रहो, अपने काम के लिए लॉयल रहो। एक्सपोज करप्शन वेयर एवर यू एनकाउंटर इट। अगर आपको करप्शन देखने को मिलता है तो आप उसको क्या करो, एक्सपोज करो, सबके सामने लाओ, बताओ।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स को आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं जिनके थ्रू आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हो। तो पहला है पब्लिक डिस्क्लोजर एंड पब्लिसिटी। देखो, अगर कोई भी करप्ट या अनएथिकल वर्कर है तो उसको डिस्क्लोज करो, उसको सबके सामने लाओ और उसको जो भी पनिशमेंट दी जा सकती है, ज़रूरी है वो उसको दो। देखो, लिखा है अनएथिकल एंड करप्ट वर्कर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। जो भी ऐसे वर्कर हैं जो कि करप्ट हैं, अनएथिकल हैं, उनको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि ये काम आपने गलत किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, इसके लिए सज़ा आप भुगतो। सच इररिस्पॉन्सिबल पीपल शुड बी एक्सपोज्ड एंड दे शुड बी क्रिटिसाइज्ड एंड और सुटेबली पनिश्ड। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो कि करप्ट हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, इनको एक्सपोज करना होगा और जो भी पनिशमेंट इनको दी जा सकती है, सुटेबल है, वो इनको दी जानी चाहिए। जैसे आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल ऑफ सर्टन प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स में फोर्स देम टू मेंड देयर वेज। तो आप कुछ जो इनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, वो इनसे छीन सकते हो जिससे इनको सुधारा जा सके। ब्रिंगिंग देयर wrong doings to the notice of family members and colleagues can also create social embarrassment for them। अगर घर पे कोई व्यक्ति, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा गलत काम कर रहा है तो उनके काम को सबके सामने लाओ, जिसकी वजह से उनको एम्बैरसमेंट होगी। अगर आपका कोई कलीग है जो कि वर्क प्लेस पे ऐसा गलत काम कुछ कर रहा है, कुछ अनएथिकल चीज़ कर रहा है, तो उसको भी सामने लाओ जिससे उसको हो सकता है एम्बैरसमेंट हो और वो सुधर जाए। दिस वुड also act as a warning for others who may be becoming slack। इसके अलावा उनको तो पनिशमेंट मिलेगी ही, लेकिन अगर बाकी जो लोग हैं जिनके मन में आ रहा है कि वो कुछ करप्शन करें, अनएथिकल बिहेवियर करें, तो उनको भी एक सबक मिलेगा और वो ऐसा करने से पहले डरेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ अ कोड ऑफ एथिक्स। एक कोड ऑफ एथिक्स बनाओ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द एथिक्स इन एनी सिचुएशन एंड देयर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वाइटल। तो ये जो रूल्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच अ कोड ऑफ वर्क एथिक्स मेक आवर एक्सपेक्टेशंस क्लियरली नोन टू अदर्स। अगर आप वर्क एथिक्स बनाओगे तो जो भी वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उनको पता होगा कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। For example, if the code of ethics is written and displayed on a board in the front of office, in front office of an organization, the employee will be able to see and follow them। देखो, कभी कभी होता है ना, कोड ऑफ एथिक्स एकदम फ्रंट ऑफिस में लगे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का घुसते ही जो ऑफिस होता है ना, वहीं पे लगे होते हैं कि सब लोग उसको पढ़ लेते हैं। सारे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसको पढ़ लेते हैं, जिससे उनको पता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या करेंगे तो उनको अप्रेजल मिलेगा। दिस वे द एम्प्लॉयज़ विल बी एबल टू अप्लाई एंड इंटीग्रेट एथिकल कंसेप्ट्स इनटू देयर वर्क। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर सकते हैं और अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड है टीचिंग ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल और कॉलेजेस में भी एथिक्स के बारे में बताया जाना चाहिए, वैल्यूज़ बताई जानी चाहिए बच्चों को। सो फार एथिक्स वर एक्सपेक्टेड टू बी लर्न बाय अ वर्कर ऑन हिज ओन थ्रू एक्सपीरियंस एंड इनफॉर्मल गाइडेंस फ्रॉम अदर इन द ऑफिस। देखो, आपको पता है कि अगर आप ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे एथिक्स आपको इनफॉर्मल वे में सीखनी पड़ती है, आपको एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती है। लेकिन ज़रूरी है आज के समय में कि बच्चों को स्कूल लेवल पे ही सिखाया जाए, ताकि आगे जब वो वर्क प्लेस पे जाएं, अपने लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं काम करने के लिए, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज के समय में जबकि एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, तो यहाँ पे बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि क्या एथिक्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, ताकि जब भी वो फ्यूचर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, यहाँ पे लिखा है कि टुडे विथ कट थ्रोट कंपटीशन, मल्टीपल चैलेंजेस एंड अ फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड एफिशिएंट। तो बहुत जो है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी
को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, वो ट्रेंड हो और अपने काम में एफिशिएंट हो। ओनली देन can we give good work performance and expect to rise in our life। तो अगर हम अच्छी तरह से ट्रेंड हैं, एफिशिएंट हैं, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी वर्क लाइफ में अच्छा करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। देयरफॉर टीचिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एट एन अर्ली स्टेज। तो बचपन से ही बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स सिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस वे वी विल बी एबल टू डेवलप एज डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स एंड बिल्ड अवर नेशन। तो इस तरह से हम अगर बचपन से ही बच्चों को सिखाते रहेंगे मॉरलिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में, तो हम अच्छे सिटीजन्स बना पाएंगे, बच्चे आगे चल के अच्छे सिटीजन बन पाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम एन अर्ली एज ऑल्सो मीन्स डेवलपिंग वैल्यूज़ एज हैबिट। अब अर्ली एजेस से अगर आप वैल्यूज़ सिखा रहे हो, एथिक्स सिखा रहे हो, तो बच्चे में वो क्या बन जाएंगी, बच्चों की वो हैबिट बन जाएगी और फिर बच्चे उसको करेंगे ही करेंगे। बच्चे कुछ गलत जल्दी कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट में है अच्छी चीज़ें करना। एंड यू नो दैट हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ। और वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि हैबिट से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बच्चों की हैबिट में डाल दो एथिक्स और मॉरलिटी, तो बच्चे उसको जल्दी भूलेंगे नहीं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन हैव यू लर्नड मोर अबाउट एथिक्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या आपको एथिक्स और एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला। डोंट यू थिंक दैट वी शुड फॉलो अ कोड ऑफ एथिक्स टू इम्प्रूव अवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपको नहीं लगता कि हमको कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकें? तो हाँ, बिल्कुल लगता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।